बेटा आपको याद होगा कि इस समय हम लोग रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टर्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन पैरेलल, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। किस प्रकार से हम उनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं उसके लिए एक फिगर यहां पर हमने बना के रखा हुआ है, आप सब भी देख सकते हैं। और आपको सभी बच्चों को एक बात तो याद ही है कि संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमेशा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच ही होता है और वही दो बिंदु हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाता है, एक बड़ा सा सर्किट बना के दिया गया और बोल दिया जाए कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन में दो बिंदु आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे कि किन दो बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमको फाइंड करना है, वो डिसाइड करना ही पड़ेगा आपको। इसी तरह से हमने यहां पर दो बिंदु ले लिए हैं, बिंदु ए और ये बिंदु बी। इन दो बिंदुओं के बीच ही हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हमने बेटा ये एक वोल्टेज का सोर्स मींस जिसे आप बैटरी कहते हैं वो हमने कनेक्ट कर लिया है। हमने ये भी मान लिया कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V के बराबर है। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का कैपिटल V के बराबर है, इट मींस बिंदुओं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैपिटल V के बराबर होगा। अब आप सोच सकते हैं कि क्या इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा? तो बेटा हम ये मान लेते हैं कि जो ये यहां से यहां तक कंडक्टर लगा हुआ है, ये यहां से यहां तक कंडक्टर लगा हुआ है, ये कंडक्टर बहुत बेस्ट कंडक्टर हैं और ये करंट के पाथ पर रेसिस्टेंस अप्लाई नहीं करते हैं। अगर ये रेसिस्टेंस अप्लाई नहीं करते तो इनमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि V इज इक्वल टू I इंटू R। अब I तो कंडक्टर में है, लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर्स रेसिस्टेंस अप्लाई नहीं करते इसलिए R की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब R अगर 0 हो गया तो इन कंडक्टर में से होकर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? आप देख सकते हैं 0 पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मींस कोई पोटेंशियल की गिरावट नहीं आएगी इस कंडक्टर में। ओके, अच्छा, अब अगर पोटेंशियल की गिरावट नहीं आई तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इसलिए अगर बैटरी का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V है तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V के बराबर होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देता हूं कि प्रतिरोधों का जो समांतर संयोजन होता है उसमें क्या स्पेशलिटी होती है, क्या विशेषता होती है। हालांकि इससे पहले हम लोग कैपेसिटर्स का भी पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टडी कर चुके हैं, उसमें भी आपने देखा था और रेसिस्टर में भी देख रहे हैं। हमने मान लिया कि मेरे पास 3 रेसिस्टर्स हैं, एक ये रेसिस्टर लगा हुआ है, एक रेसिस्टर ये लगा हुआ है और एक रेसिस्टर ये लगा हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि रेसिस्टर को हम एक जिगजैग पथ से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया ये जिगजैग पथ, ये भी जिगजैग पथ, ये भी जिगजैग पथ, तो तीनों एक एक रेसिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि हर रेसिस्टर का अपना एक रेसिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से हमने मान लिया कि इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। ठीक है, अच्छा, इनको कनेक्शन का मेथड चेक करिए जरा। जब ये रेसिस्टर लिया, इसका ये वाला इंड, इस रेसिस्टर का ये वाला इंड, इस रेसिस्टर का ये वाला इंड, आप देखें बेटा तीनों रेसिस्टर्स के एक एक एंड कनेक्ट होके ये यहां पर बिंदु ए से कनेक्ट किया गया। इसका मतलब ये कि तीनों प्रतिरोधों के एक एक सिरे
आपस में जोड़ करके बिंदु ए से कनेक्ट कर दिए गए। और तीनों रेसिस्टर्स के जो दूसरे इंड्स थे, इस वाले रेसिस्टर का ये वाला इंड, इसका ये वाला इंड, इसका ये वाला इंड, ये तीनों एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिए गए। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं समांतर संयोजन। तो समांतर संयोजन की क्या बेटा स्पेशलिटी है कि जितने प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे उन सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, सभी के एक एक सिरे एक बिंदु से जोड़ देंगे तथा सभी के दूसरे दूसरे जो सिरे होंगे वो एक दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। अगर आपके पास 3 प्रतिरोध है तो सबका एक एक इंड लीजिए, एक ही में कनेक्ट कर दीजिए, दूसरे में लीजिए, दूसरे में कनेक्ट कर दीजिए आप। वही मैंने यहां लिखा है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक बिंदु से तथा उनके दूसरे सिरे एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें एक और स्पेशलिटी जो हमने यहां नोट की हुई है, थोड़ा ध्यान से सभी स्टूडेंट्स देखेंगे कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर यहां से करंट ऐसे चलती है, सपोज आई करंट यहां से ऐसा जा रही है, तो जब यहां पर करंट जाएगी तो यहां से उसको बी तक पहुंचना है, या करंट का अल्टीमेट टारगेट तो बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट क्या है? करंट इज बेसिकली चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को तो करंट बोलते हैं। तो करंट इज बेसिकली चार्ज। अब जब चार्ज यहां से चलेगा तो चार्ज का अल्टीमेट टारगेट तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो यहां से होकर ऐसा नेगेटिव पे आना चाहता है। जब यहां पर चार्ज पहुंचेगा तो उसके लिए तो ये 3 रास्ते होंगे ना बेटा, और चार्ज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो चार्ज इज करंट, चार्ज ही तो करंट है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और इसका आप एग्जाम्पल पैरेलल में या सीरीज में इसके जो भी एग्जाम्पल करंट के आप ले सकते हैं वो सब वाटर फ्लो से आप ले सकते हैं, पानी के बहाव से आप ले सकते हैं, पानी के प्रवाह से आप ले सकते हैं। तो आप खुद देखिए, अगर एक पाइप यहां ऐसे लगा हुआ है और उस पाइप में से पानी आता है, उसके बाद आगे 3 छोटे छोटे पाइप लगे हैं सकरे सकरे, तो ये पानी क्या केवल इसमें से जाएगा या केवल इसमें से जाएगा या केवल इसमें से जाएगा? तो आंसर है पानी तो तीनों में से जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, तो वो तीनों से ऐसा निकल के चला जाएगा। लेकिन ए से बी तक जाने के लिए क्या यह आवश्यक है बिल्कुल कि उसको तीनों में से होकर जाना चाहिए? आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा तो यहां से इस रास्ते से होकर बी तक पहुंच जाएगा, ना तो इस रास्ते से ना इस रास्ते से जाएगा। अगर वो चाहे तो इस रास्ते से चला जाए इसमें से और इसको छोड़ दे, वो चाहे तो इस रास्ते में से चला जाए इसे और इसे छोड़ दे। तो करंट को ए से बी तक पहुंचने के लिए तीनों रास्तों से जाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। हां, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, वो एक अलग बात है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तो हमने यहां लिखा बिंदु ए से बिंदु बी तक विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए सभी प्रतिरोधों को पार करना आवश्यक नहीं होता। वो चाहे तो 2 में से चली जाए, एक को छोड़ दे, वो चाहे तो 1 में से चली जाए, बाकी 2 को छोड़ दे, लेकिन सभी रेसिस्टर्स को पार करना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है उसके लिए। हां, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो एक अलग बात होगी उसकी। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई। अब यहां पर सबसे पहले हम देखना चाहते हैं वोल्टेज के लिए क्या रूल बनेगा। अभी अभी बेटा आपने देखा कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? कैपिटल वी। अगर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी है, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा इसके मीनिंग को सोचिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, आज फिर मैं बताऊं। वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, 1 कूलॉम के आवेश पर या 1 कूलॉम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, जितना वर्क होता है, उसी को उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं।
अब अभी मैंने देखा कि बैटरी को मैंने ए और बी के बीच में कनेक्ट करके रखा है, तो बिंदु ए और बी के बीच का जो विभवांतर है, अगर मैं यहां पर ऐसा वोल्ट मीटर कनेक्ट करूंगा तो बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर वही है जो बैटरी का विभवांतर है। अगर ए और बी के बीच का विभवांतर V के बराबर है तो थोड़ा सा सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि 1 कूलॉम के चार्ज को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में हमें V जूल कार्य करना पड़ेगा। यही तो इसका मीनिंग हुआ भाई। पोटेंशियल डिफरेंस अगर A और B के बीच का 12 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 कूलॉम के आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल वर्क करना पड़ेगा आपको। अगर बिंदु A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इट मींस कि 1 कूलॉम के चार्ज को बिंदु A से B तक ले जाने में 6 जूल वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बिंदुओं A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, इसका क्या मतलब है कि बिंदु A से B तक 1 कूलॉम आवेश को ले जाने में V जूल वर्क आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब A से B तक ले जाने में V जूल वर्क करना पड़ेगा। अब सभी बच्चों को एक प्रॉब्लम है कि सर A से B तक जाने के तो 3 रास्ते हैं, 1, 2 और 3, किस रास्ते में से जाएंगे तो V जूल वर्क करना पड़ेगा? तो बेटा मैं आपको बताऊं, यहां जो चार्जेस जाएंगे दे विल गो ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये एक संरक्षी बल है, और आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि संरक्षी बल के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर ही डिपेंड करता है। इट मींस कि आप ए और बी, ए से बी तक जाएंगे तो चाहे इस रास्ते से जाइए, चाहे आप बीच वाले रास्ते से जाइए, चाहे इस वाले रास्ते से जाइए, हर बार हर रास्ते से चलकर बी तक पहुंचने में 1 कूलॉम के चार्ज पर आपको V जूल वर्क ही करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ये जो चार्ज यहां से चल के बी तक पहुंचेंगे ये वैद्युत बल की वजह से पहुंचेंगे, और वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, और संरक्षी बल केवल बिंदु ए और बी पर तो डिपेंड करेगा, रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सभी रास्तों से आप जाइए बी तक, सभी रास्तों पर आपको सेम वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क सेम होगा, चार्ज 1 कूलॉम है, वर्क सेम है, तो सभी रास्तों का पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा हो जाएगा? सेम। तो अगर बिंदु A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V होगा, और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V के बराबर ही होगा। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, तो हम क्या नोट कर लेते हैं, वोल्टेज के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रूल बना? वोल्टेज के लिए रूल बना कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर सदैव समान होता है। यह हमारा वोल्टेज का रूल बना, इसको हम नोट कर लेते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध, यहां पर मैं कर देता हूं, के दोनों सिरों के बीच विभवांतर दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। तथा इसका मान
बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। तथा इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। आप देखिए बेटा, यहां बैटरी का विभवांतर कैपिटल V था, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी सबके कितना आ गया, कैपिटल V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्शन दी हुई है तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का वोल्टेज भी 12 वोल्ट आ जाएगा। तो वही मैंने रूल में लिख लिया कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। हर प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर रहेगा तथा इसका मान बैटरी के विभवांतर के बराबर होता है। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर भी आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। अब हम थोड़ा सा जरा करंट का रूल भी देख लेते हैं कि क्या होगा। करंट के लिए थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। करंट इज बेसिकली चार्ज Q अपॉन T। सभी बच्चे ये फॉर्मूला जानते हैं। जिस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वर्क डन, सिमिलरली करंट इज बेसिकली चार्ज। अब जैसे ही हम कनेक्शन देंगे यहां से चार्जेस जाएंगे, यहां से चार्ज ऐसे जाएंगे और उनको तो नेगेटिव टर्मिनल पर आना है। तो यहां से जब पहुंचेंगे तो A से B तक जाने के लिए उनके पास 3 रास्ते हैं। एक इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। क्योंकि तीनों रास्तों का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसलिए तीनों पाथ में थोड़ा थोड़ा करंट जरूर जाएगा, थोड़े थोड़े चार्जेस जरूर जाएंगे। और ये जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि चार्जेस का ये फ्लो, करंट का ये फ्लो, आप उनके लिए एक वाटर फ्लो का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं एक पाइप लाया हूं और उसमें से 3 पाइप फिर मैंने ऐसे निकाले हैं पैरेलल में, एक समतल में बिल्कुल उनके, तो उस सिचुएशन पे तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा। सिमिलरली तीनों में थोड़े थोड़े चार्जेस फ्लो होंगे। अब जब यहां से चार्जेस ऐसे फ्लो होंगे, थोड़े चार्जेस इसमें चले जाएंगे, थोड़े इसमें चले जाएंगे, थोड़े इसमें चले जाएंगे। अगर चार्जेस थोड़े थोड़े बट जाएंगे, इसका मतलब करंट क्या हो जाएगी, बट जाएगी। क्योंकि चार्ज जो होता है वो बेसिकली करंट ही तो होती है। 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो अगर यहां पर जाके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं तो यहां जाके करंट का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हमने मान लिया कि इस रास्ते पर करंट आ गई I1, इस रास्ते पर करंट आ गई I2 और इस रास्ते पर जो करंट जा रही है वो करंट है I3 करंट। तो I1, I2, I3 ये 3 करंट्स यहां पर जाके I जो करंट थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब I1 करंट यहां से होते हुए यहां तक आएगी, I2 करंट यहां से होते हुए यहां तक आएगी और I3 यहां से होते हुए यहां तक आएगी। और इसके बाद फिर ये तीनों यहां पर आपस में कंबाइंड हो जाएंगी। और कंबाइंड हो जाने के बाद, क्योंकि I1, I2, I3 I के ही 3 पार्ट थे, और जब ये तीनों फिर से कंबाइंड हो जाएंगी तो यहां पर जाके ये करंट फिर से I के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब करंट का रूल क्या बना कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो होती है वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी, बट जाएगी। और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, मैथमेटिकल इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी बेटा मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी कि जो I है वही तो इन 3 भागों में बटी। तो I के लिए इक्वेशन बनेगी कि जब इन तीनों पार्ट्स को आप जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, I के बराबर आ जाएगा। आप यहां देखें, यहां I1, I2, I3 तीनों जाके जुड़ जाएंगे और ये I बना दिया उन्होंने। ओके, तो हम करंट का रूल नोट कर लेते हैं। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में
प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में विद्युत धारा, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में विद्युत धारा बट जाती है। ठीक है, अब अगर विद्युत धारा बट जाती है तो मान लिया R1 में प्रवाहित धारा I1 माना प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा I1 प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा I2 और प्रतिरोध R3 में जो प्रवाहित धारा होगी वो होगी I3। अब अगर ये करंट्स हैं तो इनका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन क्या हुआ? इनका जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन होगा दैट विल बी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो हमने वोल्टेज रूल बना लिया, हमने करंट रूल बना लिया, अब हम बनाएंगे रेसिस्टेंस रूल क्या होगा। रेसिस्टेंस रूल, रेसिस्टेंस रूल के लिए क्योंकि मुझे तो बिंदु A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? जब मैंने बोला कि बिंदु A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध, देन व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का बेटा ये मतलब होता है कि अगर मैं इन तीनों प्रतिरोधकों को यहां से हटा दूं और A और B के बीच में कोई एक सिंगल रेसिस्टर में लगाऊं और अगर वो वाला सिंगल रेसिस्टर ऐसा है कि वो वोल्टेज V लगाने से उतनी ही करंट लेता है जितनी ये तीनों मिलकर ले रहे हैं, I करंट ले रहे हैं तीनों मिलकर, तो वो सिंगल वाला भी कितनी करंट लेता है? I करंट ही लेता है। तो उस सिचुएशन पे वो जो सिंगल वाला रेसिस्टर होगा उसे हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहेंगे। उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसे हम इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे। ये उसका मीनिंग होगा। तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध के लिए R इक्विवेलेंट हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन बना के रखा हुआ है, सीरीज में भी हम यही करा करते थे। R इक्विवेलेंट क्या फॉर्मूला होगा बेटा? बिंदुओं A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको चाहिए ना, तो R इक्विवेलेंट, R का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा सा आप सोचिए, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस होगा न्यूमरेटर में अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक का? तो आप बिंदुओं A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी A और B के बीच लेना पड़ेगा अपॉन करंट, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट तो हमने मानी है I फ्लो हो रही है। अब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VAB मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। प्लीज रिमेंबर that what is the potential difference between A and B? The potential difference between A and B is same as the potential difference of the battery।
अभी हमने डिसाइड किया था कि ए और बी के बीच का विभवांतर उतना ही होगा जितना विभवांतर बैटरी का है। तो वी ए बी की जगह पर मैं नोट कर देता हूं वी, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी माना है हम लोगों ने, अपॉन आई की जगह पर क्या होगा, तो आई की जगह पर तो बेटा ये वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेगी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये जो आई है इसकी जगह मैं वैल्यू अप्लाई कर देता हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये R इक्विवेलेंट हो गया। अब इसका कैलकुलेशन ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर में एक सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में तीन तीन टर्म्स हैं, तो इस तरह से हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते। तो हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, हम इसको पलट देते हैं। पलट देंगे तो ये R इक्विवेलेंट अपॉन 1 तो मान सकते हैं, जब पलट दिया जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 अपॉन V। समझ रहे हैं ना? तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे और कैलकुलेट कर लेना है हमको। अब आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, देन इट विल बिकम 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज I1 अपॉन V प्लस I2 अपॉन V प्लस I3 अपॉन V। ओके, अच्छा अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने की है, आप जरा ध्यान दें, R का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर आपको एक चीज करके दिखाता हूं कि अगर R का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट होता है, R का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। अगर आपको, मैंने लास्ट क्लास में भी डिसाइड किया, आपको बताया भी था हमने कि अगर आपको किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस चाहिए तो उसके दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसमें फ्लो होने वाली करंट कर देंगे, उसका रेसिस्टेंस आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसका रेसिस्टेंस चाहते हैं R1 की वैल्यू, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, R1 की वैल्यू, तो R1 के सिरों के बीच का वोल्टेज लेना पड़ेगा। R1 के सिरों के बीच का वोल्टेज बताइए कितना है, V। तो हमने यहां पर ले लिया V। R1 में बहने वाली करंट कितनी है, I1, तो R1 की वैल्यू V अपॉन I1 हो गई। ओके, लेकिन अगर मैं इसको पलट देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको पलट देता हूं तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू I1 अपॉन V। समझ आया सभी बच्चों को? अच्छा, तो जहां पर I1 अपॉन V है वहां मैं 1 अपॉन R1 लिख सकता हूं। इसी प्रकार जहां पर I2 अपॉन V होगा, फिर से जहां पर I1 अपॉन V है वहां 1 अपॉन R1 लिख सकते हैं। तो जहां I2 अपॉन V है वहां पर 1 अपॉन R2 लिख सकते हैं, जहां I3 अपॉन V है वहां पर 1 अपॉन R3 लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, जहां I1 अपॉन V है वहां पर मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R2 प्लस I3 अपॉन V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R3। इस तरह से ये बेटा हमारा फॉर्मूला बना रेसिस्टेंस के लिए। तो रेसिस्टेंस आपको अगर तीन प्रतिरोधक एक दूसरे के साथ पैरेलल में कंबाइंड हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम तीनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम तीनों प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर है। ये पहले प्रतिरोध का व्युत्क्रम, दूसरे का, तीसरे का व्युत्क्रम, और ये तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो मैं ये रूल बना सकता हूं, नोट कर सकता हूं। प्रतिरोधों के समांतर, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा 1/R इक्विवेलेंट, वो सभी प्रतिरोधों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को आना चाहिए और समझना भी है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और अब धीरे धीरे उन बातों पर आते हैं कि कौन सी वो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर समांतर संयोजन में केवल दो प्रतिरोध संयोजित हुए होते तो क्या उसका फॉर्मूला बनता। एक कंडीशन यहां पर मैं अप्लाई करना चाहता हूं, यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर संयोजित हैं, यदि दो प्रतिरोध R1 व R2 समांतर संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सभी बच्चे अभी देखे हैं। 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 into R2, R1 plus R2, you all know that. Then what will be the value of R equivalent? This will be equal to R equivalent is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2. This will be the value of R equivalent at that situation. और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सॉल्व करने में या ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चन देते हैं उनमें मुझे हमेशा दो प्रतिरोधों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना पड़ता है। और अगर आप इस इक्वेशन को याद रख लेते हैं कि अगर केवल दो प्रतिरोध कंबाइंड किए गए हों पैरेलल में, तो उस सिचुएशन पे आर इक्विवेलेंट का आप ये फॉर्मूला हमेशा यूज करा करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए फॉर्मूला। जब भी दो प्रतिरोध जोड़े जाएंगे, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ आर इक्विवेलेंट? द फॉर्मूला ऑफ आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 multiplied by R2 upon addition of the two, R1 into R2 upon R1 plus R2. ओके, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें।
एग्जाम्पल, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पहले तो इसी को आपको याद कर लेना है। दूसरा एग्जाम्पल के जरिए से मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। एग्जाम्पल मान लिया, लेट R1 इज इक्वल टू कुछ भी आप मान लीजिए 5 ओम, R2 इज ऑल्सो 5 ओम, देन व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। R1 और R2 अगर दोनों 5-5 ओम है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5, 5 5 आर 25 अपॉन 10, 25 अपॉन 10 मीन्स R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 2.5 ओम। अब बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखें, आपने दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा था, कौन कौन से? 5 ओम और 5 ओम। इनका जब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकला तो वो कितना आया? 2.5 ओम। अब आप ये बताइए क्या ये वैल्यू 5 ओम से ज्यादा है, 5 ओम के बराबर है या 5 ओम से कम है? तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 5 ओम से कम है। इसका मतलब हम एक चीज और समझ रहे हैं कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध घट जाया करता है। अब देखिए आपने जोड़े तो 5-5 ओम के थे ना, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ रहा है? 2.5 ओम, जो कि दोनों से कम है। इसका मतलब है प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है। हम यहां पर नोट कर सकते हैं प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में परिपथ का प्रतिरोध परिपथ का प्रतिरोध यानी कि हम बात कर रहे हैं तुल्य प्रतिरोध की। R इक्विवेलेंट, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में परिपथ का प्रतिरोध R इक्विवेलेंट घट जाता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो आज के बाद कभी भी अगर आपको एक से ज्यादा रेसिस्टर्स जोड़ने हैं, कंबाइंड करने हैं और उन्हें कंबाइंड करके रेसिस्टेंस बढ़ाना है, तो बताइए कौन से क्रम में आप जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम कि समांतर क्रम? फिर से क्वेश्चन सुनिए, अगर आपको एक से ज्यादा प्रतिरोध जोड़ने हैं और जोड़ करके परिपथ का प्रतिरोध आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो कौन सा संयोजन आप करेंगे? कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन आप करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और एक से ज्यादा प्रतिरोधों को जोड़कर अगर परिपथ का प्रतिरोध घटाना है, डिक्रीज करना है, तो उस समय आपको प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में कनेक्ट करना है उनको, याद रखिए ये चीज। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको, उसके लिए भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं। आप सभी बच्चे उसका भी एग्जांपल देख लें। एक जैसे मैंने ले लिया कि कुछ भी आप ले लें, let R1 is equal to 1 ohm and R2 is equal to 10 ohm। हमने दो रेसिस्टर्स लिए, एक 1 ओम रेसिस्टेंस का और एक 10 ओम रेसिस्टेंस का, और अब इन दोनों को पैरेलल में हम कंबाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो अगर दो रेसिस्टर्स हैं, then you should always remember the formula R1 multiplied by R2 upon addition of the two। तो R1 into R2 करेंगे तो 1 into 10 upon R1 plus R2। इस तरह से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 10 upon 11, और अगर ये 10 upon 11 होगी तो इसकी वैल्यू
आप ध्यान से देखिए, 11 से 10 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी लेस देन 1। इससे एक बात हमको पता चलती है कि समांतर क्रम में आपने अगर दो प्रतिरोधों को जोड़ा, दो से ज्यादा को भी जोड़ा, तो उसके लिए भी यही रूल है कि अगर समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आप जोड़ते हैं उनमें से जिस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस सबसे कम होता है, 1 ओम और 10 ओम में सबसे कम कौन सा है? 1 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इस 1 ओम से भी छोटा आ रहा है। देखिए इसका क्या मतलब है कि अगर आपने पैरेलल में 2 रेसिस्टर्स ऐड किए हैं तो इन दोनों रेसिस्टर्स में से जिसका रेसिस्टेंस सबसे कम होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान उससे भी छोटा आएगा, उससे भी कम आएगी वैल्यू। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे आपने 3 रेसिस्टर्स लिए, एक लिया 1000 ओम, दूसरा लिया 2000 ओम, तीसरा 3000 ओम, 1000, 2000 ओम और 3000 ओम। तीनों को जब आप कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? तो मैं आपको बताऊं और आप भी आप समझिए कि 1000, 2000 और 3000 इनमें से सबसे कम कौन सा वाला है? 1000। इसलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 1000 से भी कम आएगी। तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, जिसका प्रतिरोध सबसे कम होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान उससे भी कम आएगा। हां, अब इसी के साथ एक और देखिए, हमने 1000, 2000, 3000 ओम के रेसिस्टर्स कनेक्ट करके रखे हैं। हमने क्या किया, इसी में एक पथ और बढ़ा दिया, पैरेलल में एक रास्ता हमने और बढ़ा दिया और इस रास्ते पर मैंने लगा दिया 1 ओम का रेसिस्टर। अब समांतर क्रम में कौन कौन से रेसिस्टर जुड़े हैं? 1000 ओम, 2000 ओम, 3000 ओम और ये चौथा हमने लगा दिया समांतर क्रम में कितने का? केवल 1 ओम का, 1 ओम का केवल। अब बताइए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो फिर से वही रूल लगाइए कि इन चारों में से सबसे छोटा रेसिस्टर कौन सा है? ये वाला। कितने ओम का? 1 ओम का। तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम से भी कम आ जाएगा। कितना स्ट्रेंज लगा होगा ना आपको कि 1000, 2000, 3000 इतने बड़े बड़े रेसिस्टर्स हमने कनेक्ट किए हैं, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? 1 ओम से भी छोटा। क्यों? क्योंकि आपने समांतर क्रम में 1 ओम और लगा दिया है। तो समांतर संयोजन की एक खास बात और है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध परिपथ में लगे सबसे छोटे प्रतिरोधक से भी कम होता है। तो मैं यहां पर इसको भी नोट कर सकता हूं। क्या नोट कर सकता हूं कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान उसमें संयोजित प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान उसमें संयोजित सभी प्रतिरोधों में से, उसमें संयोजित सभी प्रतिरोधों में से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। एक बार फिर से मैं पढ़ दूं
कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान आता है उसमें संयोजित सभी प्रतिरोधों में से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। तो कभी भी अगर बहुत बड़े बड़े रेसिस्टर्स लगे हैं और आपको चाहिए कि मैं इस परिपथ का रेसिस्टेंस 1 ओम से भी कम करना चाहता हूं, तो आपके पास बहुत अच्छी सी ट्रिक है, बहुत अच्छा सा साधन है। क्या तरीका है कि बस उन प्रतिरोधों के समांतर क्रम में आप 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा दो तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 1 ओम से भी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से एक ये भी आपको तरीका याद रखना है। अच्छा, इसमें से एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अगर प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में n समान प्रतिरोध हैं और उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पर मैं एक चीज और देखना चाहता हूं कि n समान प्रतिरोध, n समान प्रतिरोध कैपिटल R वाले प्रतिरोधों को या प्रतिरोधकों को, n समान प्रतिरोध R वाले प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। बेटा याद करें, अगर n प्रतिरोध है, समान n प्रतिरोधक हैं जिनका सबका प्रतिरोध R है, ऐसे प्रतिरोधकों को अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ा है तो उनका तुल्य प्रतिरोध आप कैसे निकालेंगे? उनके लिए तो यही फॉर्मूला लगेगा 1/R1 + 1/R2, ऐसा करते जाएंगे तो 1/R + 1/R + 1/R, क्योंकि सबके रेसिस्टेंस सेम है। और ऐसा कहां तक जाएंगे? तो हमने कितने रेसिस्टर्स कनेक्ट किए हैं? n, तो अप टू n टर्म्स, n पदों तक। अब आप इनको जब जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें, 1/R + 1/R केवल 2 पदों तक जोड़ते तो कितना आता? 2/R। 3 तक जोड़ते 3/R, 4 तक जोड़ते 4/R, लेकिन हमने तो n तक जोड़े हैं तो इसकी वैल्यू होगी n/R। मीन्स R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R/n। ये तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा अगर n समान प्रतिरोधों को आपने समांतर क्रम में जोड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ, एक एग्जाम्पल से मैं फिर से इसे आपको क्लियर कर देता हूं। आपको करना क्या है कि अगर n हर एक का प्रतिरोध R के बराबर है और n प्रतिरोध आपने समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसे फाइंड करने के लिए किसी एक का प्रतिरोध ले लीजिए और अपॉन में प्रतिरोधों की संख्या ले लीजिए आप। ऐसा करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि माना R की वैल्यू है 10 ओम तथा जो n है वो 5 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 5 प्रतिरोधक हैं और सभी प्रतिरोधों का में से प्रत्येक का प्रतिरोध 10 10 10 10 10 ओम का है। तो सभी 10 10 ओम के हैं, 5 रेसिस्टर्स हैं, देन व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? कुछ नहीं करना आपको, सीधे किसी एक का प्रतिरोध ले लेना है बटे प्रतिरोधों की संख्या ले लेनी है और इससे आप सॉल्व कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। तो हमने क्या देखा आज हमने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा हुआ है। समांतर और सीरीज में दोनों में थोड़े समय कंपैरिजन आपको करके दिखा देता हूं, आप भी इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आते हैं वोल्टेज रूल। श्रेणी के लिए क्या था?
वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, समांतर में वोल्टेज सेम रहेगा। करंट रूल पे आइए, श्रेणी में करंट सेम रहेगी और समांतर में करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। रेसिस्टेंस रूल के बारे में आइए, श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, समांतर क्रम में रेसिस्टेंस का क्या होगा, कम हो जाया करेगा। ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है। उनमें से एक जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर आपको एक से ज्यादा रेसिस्टर्स को कंबाइंड करके रेसिस्टेंस अगर इंक्रीज करना है तो आप कौन से क्रम में उन्हें जोड़ेंगे, श्रेणी में। अगर रेसिस्टेंस डिक्रीज करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करिए। इस तरह से ये आपका पैरेलल और सीरीज दोनों तरह का कॉम्बिनेशन हो गया। एंड आई होप कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो आज हम अपनी इस क्लास में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।